काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और आपके पास जो समय बचा हुआ है वो बस गिन के 2 वीक भी नहीं बचा हुआ है और आप सभी को चिंता सता रही है कि किस तरह से हम बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करें। तो बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेक्टिव होकर पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है और नई बुक को आपको रीडिंग नहीं डालनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको इस बार मैथमेटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है आप श्योर हो सकते हैं। अगर मैथ को बनाते हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि 10 के 10 जो है आपके सही है। और ऐसे में जब नेगेटिव मार्क स्कोर हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पर अगर आप 10 मैथ की तैयारी करके जाते हैं जो कि सबसे ईजी है, अगर आप हिस्ट्री या फिर साइंस या बिहार स्पेशल या करंट पढ़ के जाते हैं तो निश्चिंत होकर नहीं जा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैथ की तैयारी करके जाते हैं, 2 से 3 दिन अगर आप समय देते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पता है। और बीपीएससी में देखा गया है कि जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें कि रीजनिंग नेचर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीटेड होता है। तो आज आपके सामने जो है संजीत जी आएंगे और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करेंगे और जो आपके कमेंट्स आएंगे वो आप बताएंगे, क्योंकि मैथ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आपको बिहार स्पेशल, करेंट, हिस्ट्री और फिर साइंस, ये 4 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 100 के आसपास आपका जो है स्कोर होना चाहिए। लेकिन चूंकि निगेटिव स्कोर मार्किंग है, उसमें 10 क्वेश्चन का जो मैथ है उसका काफ़ी रोल हो है। और इसी रोल को ध्यान में रखते हुए संजीत जी को मैंने आज आमंत्रित किया है कि आप मैथ की पूरे सेशन लें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो आज कराए ही जाएंगे। कल से लेकर अगले 3, 4, 5 दिनों में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उस पर केंद्रित जो है आपकी पूरी तैयारी होगी। और यह कोशिश रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उन दोनों को ही लाभ हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है आज तैयारी की जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं संजीत जी को आमंत्रित करते हुए कि आप आगे का जो मैथ का क्लास उसको शुरू करिए। याद रखिए कि अभी रिवीजन का समय है, रिवीजन करना है, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, एमसीक्यू बनाना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और आप सब जानते हैं कि इस बार क्वेश्चंस का जो नेचर है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन तो ईजी आने ही आने हैं। 50 क्वेश्चन ईजी आता है तो वो सबको बनना है, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होंगे वो 30 से अधिक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, 30 से अधिक कोई टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन बीच रेंज का जो क्वेश्चन है वो सबसे अधिक हो सकता है, उसकी संख्या 70 होगी, वही आपको रिजल्ट दिलवा सकता है। क्योंकि 30 क्वेश्चन जो टफ है उसमें सही हो गलत हो उसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन 70 क्वेश्चन जो कि एवरेज नेचर के होंगे उसको आपको करेक्ट करना होगा, उसमें मैथ का कंट्रीब्यूशन अधिक है। तो लीजिए संजीत जी आप स्टार्ट करिए। और हाँ, आप सब लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोगों का सेंटर्स जो है वो अब अनाउंस हो चुका है, कल रात को ही एडमिट कार्ड जो है आ गई है, सभी ने अपना सेंटर्स देख लिया होगा उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड किया है तभी सेंटर डाउनलोड भी करिए। और अगर आपका सेंटर दूर है तो अभी से प्लानिंग कर लीजिए, टिकट लेनी होगी, बस की टिकट लेनी होगी, या जो भी आपने अरेंजमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट कर लीजिए। लास्ट टाइम तक आपको नहीं देखना है तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही यदि आपका डिस्टेंस अगर आपके सिटी से जहाँ भी है वहाँ से अगर एग्जाम देने की अगर डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर से अधिक है, 50 किलोमीटर से अधिक है, तो सेम डे जाने के बजाय एक दिन पहले आप उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा। और एक दिन पहले जाना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए आप ध्यान देते हुए एक दिन पहले जाइए। और अगर ज़्यादा अधिक दूरी है, जैसे मान लेते हैं कि पटना से जाना है पूर्णिया, अररिया या किशनगंज के एरिया में, तो आप एक दिन से पहले, आप 2 दिन पहले ही प्लान कर सकते हैं, 10 को भी निकल सकते हैं और कंफर्ट हो सकते हैं 11 तारीख को। लेकिन कभी भी अंतिम समय में आप हरी होंगे, बहुत परेशान होंगे या फिर ट्रेवल करेंगे तो दिक्कतें होंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी जो है अभी से कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट या कैंडिडेट जो हैं वो दिल्ली हैं, जिनको कि अभी आना है, तो आप लोग को जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि टिकट की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं थी कि कब एग्ज़ाम होने वाली है। तो 12 को एग्ज़ाम होनी है, तय हो चुकी है। ऐसे में जो है दिल्ली से जिनको आना है वो ट्रेन की बुकिंग इमीडिएट कर ले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो बुकिंग भी करनी है और प्लानिंग भी करनी है। फिर पटना आने के बाद हो सकता है कि उनकी सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं दूर के एरिया में होगा, तो भी उनको तैयारी करनी होगी। तो वो सब प्लानिंग आप जल्दी आज ही कर लें, क्योंकि आप अंतिम समय में ना करें।
और एडमिट कार्ड आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम में अपियर होइए। और चूंकि अटैम्प्ट का कोई चक्कर नहीं, इसलिए सभी लोगों को एग्जाम देना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। मैं हर दिन सेशन के साथ जुड़ूंगा। Good evening, sir, and good evening, all of you. And first of all, I would like to give a special thanks to sir to giving me this opportunity. Good evening, all of you. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रदीप प्रभाकर सर, आप 67 का इंटरव्यू कब स्टार्ट करेंगे? चलिए, ये सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, इन सारे डाउट के लिए आप ना एक बार ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लीजिए, ऑफिस में बात कर लीजिए। इन सभी जो प्रॉब्लम है आपके, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ऑफिस का नंबर भी आप लोगों के पास, टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है, और आप उन नंबर पे कॉल करके भी इन सारे क्वेश्चन, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। अनुप्रिया सोनी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट, आज हम लोग, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इस थंबनेल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, और मैं सभी लोगों को बस बहुत कम समय दूंगा, आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं कि आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, ट्राई करके देखें। सभी लोग ट्राई करें। हिमांशु कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रवि कुमार, गुड इवनिंग सर। काजल सिंह, गुड इवनिंग। अनुप्रिया सोनी, गुड इवनिंग सर। चित्रंजन साहू, ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड इवनिंग। और आप आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से एक बार कि आप खुद से ट्राई करें। अगर बना तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड। ये तो पुराना डायलॉग है ना। जूम कीजिए सर, देखिए तो क्या है, निकी कुमारी लिख रही है जूम कीजिए सर। क्या है इसमें दिक्कत? ठीक तो है, सही है, मैक्सिमम है। सही है, क्वेश्चन सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिख रहा है सर, देखिए तो क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिख रहा है? लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। जो दर्शना कौंडिल्या, ब्लर दिख रहा है। देखिए तो क्या है, कुछ कैमरा का कोई है क्या प्रॉब्लम? बोर्ड पर बहुत ज्यादा लाइट है सर, बोर्ड का लाइट अंदर से कुछ है क्या? ये देखिए, यहाँ जो चमक रहा है ना, शायद इसी के कारण दिक्कत है लोगों को। दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, मोबाइल में आपको नहीं दिख रहा है, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, मुझे खुद आना पड़ा है, क्योंकि रियली में जो है सोच देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। फेस भी जो है ब्लैक आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा कैमरा में। और सब लोग कनेक्ट रहेंगे, टेक्निकल जो इशू है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व होने के बाद सेशन चलेगी। मोबाइल से चलिए स्टार्ट कीजिए। अब तो दिख रहा है सही, ई ऑप्शन,
नीतीश कुमार सब ठीक है, चलिए ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹1200 and at the same rate on the same amount the compound interest for 2 years is ₹832. Find principal and rate of interest. हिंदी में बात कर ले, किसी निश्चित राशि पर किसी दर से, मतलब किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹1200 है। उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹832 है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। साउंड थोड़ा इको कर रहा है, साउंड को थोड़ा देखिए, ज्यादा है साउंड, उसको थोड़ा कम करिए। ध्यान से देखेंगे क्या है। किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से 3 वर्षों का, यहां बात कर रहा है 3 वर्षों का, और 3 वर्षों के बाद क्या बात की जा रही है, साधारण ब्याज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। क्या जानते हैं, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹1200 है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 वर्ष का 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वह 1200/3। तो 1200/3 कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ₹400 होगा। अगर पहले साल में साधारण ब्याज ₹400 हुए तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज ₹400 का होगा, और तीसरे साल में भी साधारण ब्याज ₹400। इस तरह से 3 साल का साधारण ब्याज कुल मिलाकर ₹1200 हो गए। पहले लाइन की मीनिंग को मैंने लिख दिया बोर्ड पर। सेकेंड लाइन में क्या है, उसी राशि पर उसी दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, अमाउंट भी, प्रिंसिपल भी सेम है। अब बात कर रहा है 2 वर्षों का, अब बात की जा रही है 2 वर्षों का। चक्रवृद्धि ब्याज ₹832 है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹832 है। इसका मतलब यह हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज ₹832 है, तो ₹400 पहले साल में, ₹400 सेकेंड ईयर में। अगर हम केवल सेकेंड ईयर की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना रुपए अधिक मिल रहे हैं, ₹32 अधिक मिल रहे हैं। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इतना तो समझते हैं ना कि ये ₹400 मूलधन पर मिला होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल पर यह ₹400 का ब्याज मिला होगा। इसी प्रिंसिपल पर दूसरे साल में यह ₹400 का ब्याज मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट यहां तक तो पूरा। आगे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल और केवल मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पर तो ब्याज कैलकुलेट करते ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं, साथ में इस मूलधन इस इंटरेस्ट पर साथ में पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब बेसिक डिफरेंसेज की अगर बात करें, बेसिक डिफरेंस की बात करें हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक डिफरेंस यही है कि साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज कैलकुलेट होता ही है, मूलधन पर तो ब्याज कैलकुलेट होता ही है, साथ ही साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के केस में कि इस मूलधन पर ब्याज तो कैलकुलेट हुआ, इस मूलधन पर यहां भी कैलकुलेट हुआ ब्याज, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट होगा, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट होगा, और इस ₹400 पर जो ब्याज कैलकुलेट हुआ है वही तो ₹32 है। इस ₹400 पर जो ब्याज कैलकुलेट हुआ है वही तो ₹32 है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 400 का 1% बराबर 32, 400 का 1% बराबर 32, मतलब 32 कितना परसेंट है, किसका, 400 का। तो 32 into 100 डिवाइडेड बाई कितना बेस, 400, कितना बेस, 400। देखिए 00 से 00 कैंसिल कीजिए, 4 से 8 बार में 8 25
8 चुका 32, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल चुका है 8%। अब मेरे भाई ध्यान दीजिए, दो ऑप्शन 8% और 8%, दो ऑप्शन आ गया, दो ऑप्शन, लेकिन इसके साथ साथ एक और आपसे पूछा जा रहा है, क्या? मूलधन निकालिए। क्या पूछा जा रहा है? मूलधन निकालिए। तो ये तो कंफर्म है ना कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 8%, इसका मतलब कि इस प्रिंसिपल का 8% बराबर 400 रुपए होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रिंसिपल पर भी 8% ब्याज मिला है, इस प्रिंसिपल का 8% बराबर 400 रुपए होंगे। इस प्रिंसिपल का 8%, प्रिंसिपल का 8% इज इक्वल टू कितना होगा? 400 रुपीज होगा। और आप जानते हैं तुरंत इस प्रिंसिपल की वैल्यू, मतलब हम दूसरे भाषा में अगर बात करें तो ऐसा कह सकते थे कि 8% की वैल्यू 400, डायरेक्ट क्या बोल सकते थे? 8% की वैल्यू 400, देन 100% विल बी व्हाट? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अगर 8% की वैल्यू है 400, तो 1% की वैल्यू 8 × 40, 50 हो जाएगा। और 100% मतलब 50 पर 2 जीरो, 50 पर 2 जीरो 5000। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे आपका आंसर निकल कर आ रहा है ए। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे कि आपका आंसर निकल कर आ रहा है ए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ए, 8% और 5000। चलिए आप सभी लोग का क्या है देख लेते हैं एक बार, इसका सबसे पहले आंसर बताएं। ठीक है, 8% एंड 400 नहीं, गलत है, बिल्कुल 8% एंड 500 नहीं, 5000 है। 8% और 5000 है, 500 नहीं है। बिना पेन बनाने का है, बिल्कुल सही बात है कि यह बिना पेन बनाने, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि विदाउट पेन आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, बिना पेन का आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये भी आप देख लेंगे। बहुत आसान है, पेन उठाने की सही में जरूरत नहीं है। ये तो मैं कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट के लिए इतनी सारी बातें किया, अदरवाइज सही में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल लाइन में सोचेंगे कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए, तो क्या हम मन में कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 1200 रुपए तो 3 साल में, एक 1 ईयर में कितना, 1 साल में कितना, तो 1200/3, 1 साल में होगा 400 रुपए, 1 साल में होगा 400 रुपए। जबकि बात किया है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया, 1 साल में 400 रुपए, दूसरे साल में फिर 400 रुपए, ये तो साधारण ब्याज होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बढ़ा है, वो कितना रुपया बढ़ा? 32 रुपया बढ़ा। तो कितना, अगर हम 1% की वैल्यू ले तो 4 रुपया, अगर हम 1% की वैल्यू ले तो 4 रुपया, तो 32 कितना % के बराबर होगा? तो क्या हम डायरेक्ट बिना पेन का नहीं कह सकते हैं कि यह आंसर 8% होगा, यह 8% होगा। और फिर यहीं से हम लेंगे, यदि 8% की वैल्यू है 400 रुपए, यदि 8% की वैल्यू है 400 रुपए, तो 1% की वैल्यू होगी 50, 1% की वैल्यू होगी 50, तो 100% की वैल्यू होगी 5000। बोलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग समझ पाए हैं या नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे। खुशबू खातून, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड